आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर केकेआर की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का तो फैसला किया, लेकिन इसमें उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही। उससे पहले आपको बता दें कि यह मुकाबला अपने आप में एक ऐतिहासिक मुकाबला है, क्योंकि 2008 के समय में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो पहला मुकाबला बेंगलोर और केकेआर की टीम के बीच में ही खेला गया था। इसी के साथ दोस्तों आरसीबी की टीम द्वारा दिए गए 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम की शुरुआत तो बेहद ही जोरदार रही। आपको बता दें कि भले ही दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर नवदीप सैनी ने सुनील नारायण जैसे धाकड़ बल्लेबाज का विकेट ले लिया था, परंतु उसके बाद रॉबिन उथप्पा और क्रिस लिन ने मिलकर अपनी टीम के लिए एक ऐसी मजबूत पार्टनरशिप जुटाई जिसे 10वें ओवर तक तो तोड़ना नामुमकिन सा ही हो गया था। लेकिन फिर आरसीबी की टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी पवन नेगी ने 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर रॉबिन उथप्पा का विकेट दिलवाकर आरसीबी की टीम की कहीं न कहीं इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। लेकिन अभी भी क्रीज के एक छोर से क्रिस लिन धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार बड़े शॉट्स भी लगा रहे थे। साथ ही अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर नीतीश राणा भी आ चुके थे, जो फिलहाल तो जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। परंतु फिर पवन नेगी ने ही 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज क्रिस लिन को क्लीन बोल्ड कर दिया और उनकी पारी को 43 रनों पर समाप्त करके कहीं न कहीं आरसीबी की टीम में इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी करवा दी थी। दोस्तों आपको बता दें कि क्रिस लिन केवल 31 गेंदों का सामना करते हुए 43 रन लगा चुके थे। यकीनन अगर वह मैदान पर रुकते तो वह आरसीबी की टीम को और भी ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। इसके बाद मैदान में बल्लेबाजी का मोर्चा संभाल लिया दिनेश कार्तिक नीतीश राणा के साथ सही बल्लेबाजी तो कर रहे थे, परंतु अब केकेआर की टीम की बल्लेबाजी में रफ्तार काफी ज्यादा धीमी हो चुकी थी और सही मायनों में इसी समय पर आरसीबी की टीम के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में अपनी पकड़ बनाकर कहीं न कहीं केकेआर की टीम पर सारा प्रेशर लाद दिया, जिसके चलते केकेआर की टीम इस मुकाबले में पिछड़ती हुई चली गई। साथ ही दोस्तों इस मुकाबले में आरसीबी की टीम ने अपनी पूरी तरीके से पकड़ तो जब बना ली जब पारी के 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर नवदीप सैनी ने विरोधी टीम के कप्तान दिनेश कार्तिक का विकेट दिलवा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक इस मुकाबले में बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने केवल 15 गेंदों पर ही एक चौके और एक छक्के की मदद से 19 रन भी लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी आरसीबी की टीम के सभी खिलाड़ियों ने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बता दें कि मैदान में 350 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए आंद्रे रसल ने छक्कों की कुछ इस कदर बरसात कर दी, कोलकाता की टीम इस हारे हुए मुकाबले में भी जीत गई। वहीं इससे पहले दोस्तों अगर बात करें इस मुकाबले की शुरुआत की तो आपको बता दें कि मैदान पर उतरते ही आरसीबी की टीम की सलामी जोड़ी यानी कि पार्थिव पटेल और विराट कोहली आज काफी आक्रामक रूप में बल्लेबाजी कर रहे थे। आलम यह रहा था कि पारी के 8वें ओवर की 5वीं गेंद तक तो कोई विकेट नहीं गिरा था और इस समय तक टीम का स्कोर 64 तक भी जा चुका था। हालांकि फिर उसके बाद 8वां ओवर डाल रहे नीतीश राणा ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर पार्थिव पटेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और उनकी पारी को फिर 25 रनों पर समाप्त करके रख दिया था। लेकिन क्रीज के दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली अपनी पारी में 29 गेंदों में 47 रन लगा चुके थे। और दोस्तों इसके बाद तो कप्तान विराट कोहली का साथ देने के लिए एबी डिविलियर्स जब मैदान पर आए, उन दोनों ही खिलाड़ियों ने साथ मिलकर आज अपनी टीम के लिए इतनी जोरदार बल्लेबाजी कर दी कि केकेआर की टीम के हर एक गेंदबाज के होश उड़ गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि मुकाबले में आगे चलकर जहां कप्तान विराट कोहली ने केवल 35 गेंदों में अपने 50 रन पूरे किए, तो वहीं एबी डिविलियर्स ने तो 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए यह कारनामा केवल 28 गेंदों में ही कर दिया था। इस दौरान विराट कोहली ने अपनी पारी में जहां 8 चौके और 2 छक्के लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ एबी डिविलियर्स भी कम नहीं थे और वह भी अपनी पारी में 5 चौके और 3 लंबे छक्के लगा चुके थे। साथ ही दोस्तों आरसीबी की इस धुआंधार पारी का असली मजा तो आया पारी के 14 और 15वें ओवर में। आपको बता दें कि 14वें ओवर को डालने के लिए कप्तान दिनेश कार्तिक ने गेंद थमाई थी आंद्रे रसल के हाथों में। इस समय स्ट्राइक पर खड़े थे कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, परंतु आलम यह रहा कि आज एबी डिविलियर्स के आगे तो आंद्रे रसल भी पानी भरते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बता दें कि पहले तो इस ओवर की तीसरी और फिर छठी गेंद पर एबी डिविलियर्स ने 2 शानदार लंबे छक्के जड़ दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि रसल के इस एक ओवर से आरसीबी की टीम को 16 रन भी मिल चुके थे। कहीं न कहीं आरसीबी की टीम का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ चुका था और फिर अगले ही ओवर में नीतीश राणा गेंदबाजी कराने आए तो उस ओवर की पहली 2 गेंदों पर ही कप्तान विराट कोहली 10 रन लगा चुके थे। इसी के साथ जब इस ओवर की 5वीं गेंद पर एबी डिविलियर्स के पास भी स्ट्राइक आई तो उन्होंने भी एक शानदार छक्का जड़ दिया, जिसके बाद इसी तरीके से इस ओवर से भी आरसीबी की टीम को 18 रन मिल गए। लेकिन दोस्तों अभी तो मैदान में एबी डिविलियर्स और विराट कोहली का तूफान और भी बेहतरीन तरीके से आना था। आपको बता दें कि 17वें ओवर की आखिरी गेंद तक आरसीबी की टीम का स्कोर 170 रनों के पार जा चुका था। साथ ही कहीं न कहीं आरसीबी की टीम अब पूरी तरीके से केकेआर की टीम पर हावी होती हुई दिख रही थी। लेकिन दोस्तों विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की इस तूफानी पारी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों आरसीबी की टीम की बल्लेबाजी की पारी के दौरान जब एबी डिविलियर्स मैदान में तूफानी बल्लेबाजी करके दिखा रहे थे तो मैदान में एक ऐसा लम्हा भी बन गया जब केकेआर की टीम के तूफानी गेंदबाज आंद्रे रसल से एबी डिविलियर्स अकेले ही भिड़ गए थे और उनकी जमकर धुनाई भी कर दी थी। दोस्तों आपको बता दें कि यह पूरा वाकया पारी के 14वें ओवर का, जिसे डाल रहे थे आंद्रे रसल और उस समय स्ट्राइक पर खड़े थे एबी डिविलियर्स। और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जब एबी डिविलियर्स को स्ट्राइक मिली तो आंद्रे रसल ने बड़ी चालाकी से इस गेंद को एक स्लोवर डिलीवरी में तब्दील कर दिया, परंतु इस गेंद पर एबी डिविलियर्स ने बड़ी आसानी से स्क्वायर लेग के ऊपर से एक जोरदार शॉट खेला, जिसके बाद गेंद
देखते ही देखते बाउंड्री के बाहर चली गई और छक्का भी हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि 88 मीटर का छोटा छक्का अपने आप में काफी ज्यादा अद्भुत लग रहा था। लेकिन एबी डिविलियर्स का तूफान अभी यही नहीं थमने वाला था। इस ओवर की छठी गेंद पर जब एक बार फिर से एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने इस बार जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधा दूसरे स्टैंड में पहुंचा दिया और यह भी एक छक्का हो गया। दोस्तों वैसे तो आंद्रे रसल के इस पूरे ओवर से 16 रन आरसीबी की टीम को मिले, लेकिन 2 गेंदों पे जिस तरीके से एबी डिविलियर्स ने आंद्रे रसल को छक्के जड़े थे उसके बाद तो उनके होश ही उड़ गए थे। साथ ही रसल इस समय आईपीएल में सबसे जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और एक ऐसे खिलाड़ी की धुनाई करना अपने आप में एक बड़ी बात है और इससे पता चलता है कि एबी डिविलियर्स भी अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आए हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से एबी डिविलियर्स ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी करी है उस बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2019 का एक और रोमांचक व 16वां मुकाबला आज दिल्ली और हैदराबाद की टीम के बीच में फिरोजशाह कोटला के मैदान में खेला गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की टीम के खिलाफ 130 रनों के इस छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम की शुरुआत हमेशा की तरह अपनी बल्लेबाजी में बेहद ही जोरदार रही। आपको बता दें कि इस टीम की सलामी जोड़ी यानी कि डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन शुरू कर दिया था। आलम यह था कि पारी के 5वें ओवर तक तो जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर ने मिलकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम के हर एक गेंदबाज की जमकर धुनाई कर दी थी। आपको बता दें कि पारी के 7वें ओवर तक ही जॉनी बेस्टो केवल 28 गेंदों में 48 रन लगा चुके थे। साथ ही अपनी इस पारी में बेस्टो ने 9 चौके और एक जबरदस्त छक्का भी जड़ा था, परंतु फिर 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर किसी तरीके से राहुल तिवातिया ने जॉनी बेस्टो को एलबीडब्ल्यू आउट करके उनकी पारी को 48 रनों पर रोक दिया, जिसके बाद अब हैदराबाद की टीम को दूसरा झटका लगने में भी ज्यादा देर नहीं लगी। दोस्तों आपको बता दें कि 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर कगिसो रबाडा का शिकार हो गए थे। एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में वार्नर ने अपना बल्ला तो घुमाया था, लेकिन यह गेंद सीधा चली गई थी क्रिस मॉरिस के हाथों में और उनकी पारी केवल 10 रनों पर समाप्त होकर रह गई। हालांकि इसके बाद विजय शंकर और मनीष पांडे ने मिलकर हैदराबाद की टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को बखूबी संभाला। आपको बता दें कि दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी समझदारी से पहले अपने आप को क्रीज पर सेट किया और फिर धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए लेकर चले गए। हालांकि फिर 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर मनीष पांडे भी केवल 10 रनों पर आउट हो गए थे। वहीं दोस्तों इसके बाद मैदान में विजय शंकर ने भी एक तूफानी पारी तो खेलनी चाहिए, लेकिन फिर वह भी 16 रनों पर अपना विकेट गवा बैठे। शंकर ने अपनी पारी में कुल 21 गेंदों का सामना करा, लेकिन फिर वह अक्षर पटेल का शिकार बन गए। लेकिन इस समय तक हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना चुकी थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली और हैदराबाद की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले को जीतकर जहां हैदराबाद की टीम ने अंक तालिका में अपनी पोजीशन को बेहतर कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुकाबले को हारने के बाद दिल्ली की टीम काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। साथ ही दोस्तों आपको यह बता दें कि अब दिल्ली की टीम ने आईपीएल 2019 के सीजन में कुल 5 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें से दिल्ली की टीम के खाते में केवल 2 में ही जीत दर्ज है। ऐसे में कहीं न कहीं यह दिल्ली की टीम के लिए बेहद ही बड़ा चिंता का विषय बन चुका है और हाल ही में हैदराबाद की टीम से मिली करारी शिकस्त के बाद तो टीम के मेंटर सौरव गांगुली भी खासा नाराज हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मैच खत्म होने के बाद सौरव गांगुली का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने उन गलतियों के बारे में बातचीत करते हुए कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनकी वजह से दिल्ली की टीम इस मुकाबले में हार गई। और उन्होंने अपने बयान में बातचीत करते हुए कहा कि इस बात में तो कोई शक नहीं कि सनराइजर्स हैदराबाद एक बेहद ही मजबूत टीम है और उन्हें कहीं भी हराना काफी मुश्किल काम है, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि दिल्ली की टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद नहीं, क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी टीम में इतने बढ़िया खिलाड़ी होने के बावजूद हम हैदराबाद की टीम के खिलाफ फाइट बैक ना कर सके। बात करूं अगर खास तौर पर आज के मुकाबले की, तो आज के मुकाबले में ना तो हमारी टीम की गेंदबाजी अच्छी रही और ना ही बल्लेबाजी में टीम के मिडिल ऑर्डर जैसे कि ऋषभ पंत और कोलिंग्राम को जब मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने दी तो वह अपना विकेट गवा बैठे। वहीं दूसरी तरफ जब गेंदबाजी में लमिछाने और रबाड़ा को विकेट लेने थे तब वह काफी ज्यादा रन लुटाने लगे। दोस्तों इसके बाद सौरव गांगुली ने इस टीम की हार के मुख्य कारण में बातचीत करते हुए कहा कि जाहिर सी बात है अगर हमारी टीम इस मुकाबले को हारी है तो अपनी खराब बल्लेबाजी के चलते। अगर टीम के नामी खिलाड़ी जैसे कि ऋषभ पंत और कोलिंग्राम मैदान पर अच्छी बल्लेबाजी करते तो हम विरोधी टीम को एक बड़ा लक्ष्य दे सकते थे, परंतु मैच की शुरुआत से ऐसा ना हो सका, जिसका खामियाजा हमें हार कर भुगतना पड़ा है। मुझे यकीन है कि दिल्ली की टीम के खिलाड़ी अगली बार इस गलती को नहीं दोहराएंगे और साथ ही जीत कर ही अपने घर को लौटेंगे। दोस्तों अपने इस बयान में सौरव गांगुली काफी ज्यादा नाराज होते हुए दिल्ली की टीम के सभी खिलाड़ियों पर, लेकिन उन्होंने खास तौर पर ऋषभ पंत का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरीके से उनका ना चलना दिल्ली की टीम को इतना ज्यादा भारी पड़ गया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, दिल्ली और हैदराबाद की टीम के बीच में खेले गए इस मुकाबले में क्या दिल्ली की टीम सच में ऋषभ पंत के ना चलने की वजह से हारी या फिर नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों दिल्ली और हैदराबाद की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का रोमांच तो दोगुना जब हो गया था जब विजय शंकर आउट हो गए थे और अब मैदान पर हैदराबाद की टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे यूसुफ पठान और गेंदबाज मोहम्मद नबी। तो यहाँ पर हम मोहम्मद नबी को गेंदबाज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक तो उन्हें इस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए किसी ने नहीं देखा था।